चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। ब्रिटेन के ग्रेट यारमाउथ कस्बे में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का एक बम डिफ्यूज करने के दौरान फट गया। यह धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज मीलों तक सुनाई दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि यह धमाका जब हुआ तो 24 किलोमीटर दूर तक की इमारतों में कंपन महसूस हुआ। नॉर्फॉक पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। इस बम धमाके का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रेटर यारमाउथ में 2 गैस पाइपों के पास बम पाया गया था। डिवाइस की खोज येरे नदी के पार तीसरे क्रॉसिंग पर काम कर रहे एक ठेकेदार ने की थी। इसके बाद आपातकालीन दलों ने इमारतों के लोगों को निकाल लिया और बम को डिफ्यूज करने के लिए रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने बताया कि बम को डिफ्यूज करने के लिए काम शुरू हो गया था और कुछ ही समय बाद डिवाइस में विस्फोट हो गया। धमाके का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। दक्षिणी तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 20,318 हो गई है और घायलों का आंकड़ा 80,000 से अधिक चला गया है। तुर्की में भूकंप के 2 शक्तिशाली झटकों के अलावा भी कई हल्के झटके महसूस किए गए हैं। खोज और बचाव के प्रयास जारी हैं और बचाव दल विनाशकारी भूकंप के कई दिनों बाद भी इमारतों के मलबे से जीवित बचे हुए लोगों की तलाश में लगी हुई है। राहत और बचाव कर्मियों ने कहारन मारस में भूकंप के 117 घंटे बीतने के बाद कल 34 वर्षीय एक व्यक्ति को जीवित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कल 10 फरवरी को शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस निवेश कुंभ में यूपी में 18,643 MOU साइन हुए हैं। इसमें 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसके जरिए 92,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी में इतने बड़े आंकड़ों में MOU साइन कर यूपी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट और इन्वेस्ट मध्य प्रदेश समिट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ बीते कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 शुरू हुई है। 3 दिनों तक चलने वाले समिट में कुल 34 सत्र होंगे और इतनी बड़ी निवेश राशि के करार और 92 लाख रोजगार का वादा कर प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में 2 रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी की यह चुनावी रैली त्रिपुरा के धलाई जिले के अम्बासा और गोमती में हो रही है। पीएम मोदी धलाई जिले के अम्बासा में पहली रैली को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी रैली को गोमती में अपराह 3 बजे संबोधित किया जाएगा। बता दें कि त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लगातार केंद्रीय मंत्री और अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की जनसभाओं को आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी त्रिपुरा में 2 रैलियों और 1 रोड शो किया था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी त्रिपुरा में चुनाव प्रचार कर चुके हैं और बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा। तीनों राज्यों के लिए वोटों की गिनती एक साथ 2 मार्च को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान और कर्नाटक के दौरे पर हैं। इस बार राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 फरवरी को राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लाल सोट खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह खंड दिल्ली से जयपुर की यात्रा के समय को लगभग 5 घंटे से घटाकर लगभग 3 घंटे 50 मिनट कर देगा। पीएम मोदी का राजस्थान और कर्नाटक राज्य में दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 13 फरवरी की सुबह 9:30 बजे कर्नाटक के येलहंका में एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 5,940 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली 247 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा लगभग 3,775 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली कोटपुतली से बड़ाव दानियों तक 6 लेन की सफर स्तर पर सड़क शामिल है। वहीं 150 करोड़ रुपए की लागत से लालसोट करौली खंड के 2 लेन पेल्ट शेल्टर का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के आयोजन से जम्मू कश्मीर में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि तीसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं।
ये खेल गुलमर्ग के खूबसूरत परिवेश में आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को गुलमर्ग में खेलों के इस तीसरे संस्करण की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उनका मंत्रालय जम्मू कश्मीर की आर्थिक मदद करता रहेगा और इसे सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करेगा। दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाला केस में एक और बड़ा मोड़ आया है। दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक और गिरफ्तारी की है। ईडी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी के बेटे मंगुटा राघव रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर इन कथित घोटालों में एक बड़ी भूमिका निभाने का संदेह है। कहा जाता है कि मंगुटा राघव रेड्डी ने दिल्ली की नई आबकारी नीति के कथित घोटाले की योजना को तैयार करने और फिर उससे अनुचित लाभ हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई। बता दें कि इस मामले में अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी से उसकी पत्नी की अवैध मुलाकात मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में चित्रकूट कोतवाली में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक अब्बास अंसारी, उसकी पत्नी निखत बानो, ड्राइवर न्याज, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, डिप्टी उपकारागार अधीक्षक सुशील कुमार, कांस्टेबल जगमोहन और ड्यूटी पर तैनात जेल कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सब इंस्पेक्टर श्यामदेव सिंह ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक रोज दिन में 11 बजे निकट जेल में अब्बास अंसारी से मुलाकात करने जाती थी। रोजाना 3 से 4 घंटे तक दोनों की जेल में मुलाकात होती थी। पत्नी के मोबाइल से गवाहों और अफसरों को धमकाने का आरोप भी लगा है। आरोप है कि जेल अफसरों और कर्मचारियों ने तमाम तरह की मदद और आराम अब्बास अंसारी को मुहैया कराया। डीजी जेल आनंद कुमार ने बताया कि मामले में सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मुलाकात के लिए रजिस्टर में भी कोई एंट्री नहीं होती थी। डीएम और एसपी के छापे में इस बात का खुलासा हुआ है। इसके बाद निखत को जेल के गेट से गिरफ्तार कर लिया गया। संगम नगरी प्रयागराज में अभी से ही महाकुंभ 2025 की तैयारियां होने लगी हैं। इसी क्रम में प्रयागराज की सड़कों में सीएनजी बसें दौड़ने की तैयारी की जा रही है और महाकुंभ के पहले 150 सीएनजी बसें संचालित होंगी। फिलहाल मई 2023 तक 20 बसों के आने की पूरी संभावना है। परिवहन निदेशालय की ओर से 15 बड़े शहरों में सीएनजी की बसें संचालित करने के लिए हरी झंडी पहले ही दी जा चुकी है। इसके मद्देनजर पहले चरण यानी मई माह में इन शहरों में बसें भेजी जाएंगी। इनमें प्रयागराज का नाम भी शामिल है। यहाँ पहले 20 बसें संचालित की जाएंगी। इसके बाद अलग अलग चरणों में 130 और महाकुंभ के पहले कुल 150 बसें संचालित की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार की मंशा है कि डीजल बसों का संचालन धीरे धीरे पूरी तरीके से बंद हो जाए। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक एमके त्रिवेदी का कहना है कि हम अब सीएनजी बसों पर फोकस कर रहे हैं और प्रयागराज मंडल में 150 सीएनजी बसें जल्द ही भेजी जाएंगी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।